Hello everyone, welcome to my channel CTET एंड KVS क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग मैथ पैडागोजी पढ़ रहे थे और आज मैथ पैडागोजी की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग गणित की भाषा के बारे में, गणित ज्ञान के आयामों के बारे में और प्रारंभिक स्तर पे गणित शिक्षण का क्या महत्व है, क्या यूज़ है और उच्च प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण का क्या महत्व है, इन चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। और साथ ही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गणित की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित की भाषा सांकेतिक होती है यानी कि संकेतों के रूप में, अंकों में, चिन्हों में अंकित होती है। इसमें अनेक प्रकार के संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे आपका अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, आपके चिन्हों में अल्फा, बीटा, गामा के रूप में, प्लस माइनस के रूप में, गुना, भाग, इस प्रकार से आपका प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गणित की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन से शब्द है जिनका प्रयोग किया जाता है? जैसे आपका हो गया चर, पद, मूल, वर्गमूल, समीकरण। इन सब चीज़ों का क्या कहता है? इन शब्दों का क्या होता है? गणित में प्रयोग होता है। आपका होता है ना, वर्गमूल शब्द का प्रयोग होता है, समीकरण का, मूल का, पद का, इन सब चीज़ों का क्या होता है? गणित भाषा में प्रयोग किया जाता है। अब ये चर क्या होता है? जैसे आप लोग क्या कहते हैं, मान लिया x का मान इतना है, आप लोग x, y, z के रूप में जो प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है चर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग शब्द के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि योग के लिए जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल कितने, आदि। क्या होता है, कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट्स के लिए, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि योग के लिए आप लोग क्या करते हैं? योग यानी कि जोड़िए, या फिर ये भी कहा जाता है इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल कितने है। जैसे कहा जाता है ना कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या इतनी है, लड़कों की संख्या जो है वो इतनी है, तो टोटल जो उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो क्या कहते हैं? कुल कितनी है, यानी आपको ऐड करना है। तो क्या हो रहा है इसमें? योग के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग 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 शब्दों का क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है, गणित की भाषा प्रयोग के कुछ नियम भी होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि आप अंकों को गुना करते समय अनेक मात्रक साथ में मिलकर गुना नहीं कर सकते। अब गणित भाषा के प्रयोग में कुछ नियम भी होते हैं। गणित में क्या होता है? बहुत सारा नियम भी होता है कि इस प्रकार से इसे करना है, इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, नियम होते हैं। वो नियम क्या होते हैं कि अंकों के क्या होता है, अंकों को गुना करते समय उनके मात्रक साथ में लिखकर गुना नहीं कर सकते। जैसे अंकों से ही गुना होता है। जैसे 2 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा? इसमें अंकों से अंकों का गुना होगा। क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है? अंकों से अंकों का गुना हो रहा है, मात्रक साथ में लिखकर गुना नहीं किया जाता, यानी इसको साथ में लिख करके गुना नहीं किया जा रहा है। ये जो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, क्या हो रहा है लास्ट में? ये अलग से गुना हो रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 2 जो 3 है, यानी कि अंक से अंक का गुना जो है वो अलग होता है। क्लियर है? गणित भाषा में क्या हो रहा है, भाषा का जो प्रयोग हो रहा है उसमें कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? जैसे आप लोगों को क्या कहता है? बोर्ड मास। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहले क्या करना है, इसमें पहले आपको ब्रैकेट्स का यूज करना है। अब ब्रैकेट्स में भी क्या नियम है कि ये जो बड़ी है इसको पहले यूज करना है, उसके बाद इसको, उसके बाद जो सबसे छोटी ब्रैकेट्स होती है उसको यूज करना है, उसके बाद आपको भाग करना है, फिर आपको गुना करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ये एक क्या है? ये एक नियम है। जिस तरीके से इसी नियम के द्वारा आपको क्या करना है? प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है मैथ्स में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, अब गणित के आयाम। अब गणित के आयाम क्या होते हैं? तो 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से है? एक होता है संकल्पनात्मक यानी कि संप्रत्ययात्मक ज्ञान यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और एक होता है प्रक्रमणशील यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि प्रोसीड्यूरल नॉलेज। अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए,
संकल्पनात्मक ज्ञान यानी कि कॉन्सेप्ट, क्लियर है, कॉन्सेप्ट यानी कि आप इसमें क्या करेंगे, इस पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। आप इसमें अपने ट्रिक, सूत्र, फॉर्मूला ये सब का यूज़ नहीं करेंगे, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है गणित में तो क्या है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे प्रक्रमणशील यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान का यूज़। यानी कि अब आप क्या करोगे, अब आप प्रोसेस में आ जाओगे। अब आप क्या आ जाओगे, अब आप प्रोसेस यानी कि अब जो प्रोसेस है प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसका आप अब यूज़ करोगे, आप फॉर्मूला का यूज़ करोगे, आप क्या करोगे, आप सूत्र का यूज़ करोगे। अब इन सभी चीज़ों का आप यूज़ करने लगोगे, लेकिन सबसे पहले क्या करोगे, संकल्पनात्मक यानी कि कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे। इसमें ट्रिक या फिर कोई सूत्र का काम नहीं है, इसमें किसी चीज़ का। अब ये जो कॉन्सेप्ट जो होता है ये किस समय होता है, ये जो संकल्पनात्मक संप्रत्यात्मक जो ज्ञान होता है ये कब होता है, तो ये आपके स्कूल्स टाइम में होते हैं। अभी क्या हो रहा है, बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट किस समय क्लियर हो सकते थे, जब आप स्कूल्स में थे, उस समय आपके बेसिक चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट जो है, उसको क्लियर अगर टीचर ने अच्छे से कर दिया होता तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम्स नहीं होते। आप आसान तरीके से फिर क्या करते, फॉर्मूला का यूज़ करते। इसमें क्या करते, प्रोसेस का, फॉर्मूला का, सूत्र का यूज़ करते और आप अपने मैथ्स को और अच्छा बनाते। लेकिन कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं हो पाया है स्कूल्स टाइम में, जिसके मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया गया, उसके कॉन्सेप्ट्स को, उनके डाउट्स को सॉल्व नहीं किया गया, उन्हें क्या हो रहा है, अब जाके प्रॉब्लम्स हो रही है। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। नेक्स्ट देखिए, इसे एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, संप्रत्यात्मक या संकल्पनात्मक ज्ञान क्या है, प्रत्यय के समझ कर विचार में समाहित करना संकल्पनात्मक ज्ञान होता है। क्या होता है, प्रत्यय को समझकर विचार में समाहित करना, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो और अपने विचार में, अपने थॉट्स में उसे समाहित करना ही क्या होता है, संकल्पनात्मक ज्ञान होता है। यानी कि आपका इसमें जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, उस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। अब संकल्पनात्मक ज्ञान के जो गुण है वो क्या क्या है, तो प्रत्यय का गूढ़ ज्ञान संकल्पनात्मक ज्ञान होता है। यानी कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होना चाहिए, उन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो होता है संकल्पनात्मक ज्ञान। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट जो है उस चीज़ के प्रति क्लियर होना चाहिए। संकल्पनात्मक ज्ञान होने पर विभिन्न प्रत्ययों के आपस में परस्पर संबंधित किया जा सकता है। अब क्या होता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्या करोगे, अलग अलग चीज़ों को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। किसी भी चीज़ का अगर आप में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप क्या करोगे, किसी को भी किसी चीज़ से रिलेट करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैथ्स में क्या होता है, यही होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा तो आप क्वेश्चंस को ऐड करके, जोड़ के आप किसी चीज़ से संबंधित करके क्या कर सकते हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। किसी प्रत्यय को विभिन्न रूपों में जैसे सूत्र, परिभाषा, नियम आदि में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब क्या होता है, किसी प्रत्यय को विभिन्न रूप में, जैसे क्या हो गया, सूत्र में, परिभाषा में, नियम में भी प्रस्तुत जो है वो किया जा सकता है। अब देखिए, विभिन्न प्रत्ययों के संकल्पनात्मक ज्ञान के विश्लेषित कर परस्पर संबंधित किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, जो भी प्रत्यय है उसके संकल्पनात्मक ज्ञान को, यानी कि कॉन्सेप्ट्स जो भी है उसको विश्लेषित करके परस्पर संबंधित किया जा सकता है। यानी कि आप क्या करोगे, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, आप उस चीज़ का पता लगाओगे कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ है, कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। यानी किसी भी चीज़ को विश्लेषित करके, यानी कि तोड़ के आप क्या कर रहे हो, आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है या फिर कोई चीज़ आपसे नहीं हो पाया तो आप क्या करते हो, उसे तोड़ के देखते हो कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, क्लियर है, बहुतों ने क्या हुआ, बहुतों ने क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अब वो क्या करेंगे, वो अब उसमें विश्लेषित करेंगे, यानी कि सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि जो एग्ज़ाम थी उसमें उसे प्रॉब्लम कहाँ से आई, कहाँ प्रॉब्लम आई। अब वो अपने मार्क्स को देखेंगे
और पता करेंगे, पार्ट्स में तोड़ेंगे कि किस सब्जेक्ट में उनके कितने मार्क्स आए हैं, कहाँ पे कौन से कमी उससे रह गई है, और उन सारी चीज़ों को तोड़ के देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस चीज़ का एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या करेंगे, वो उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो क्या होता है इसमें, तोड़ तोड़ के देखना। अब नेक्स्ट देखिए, प्रक्रमणशील ज्ञान। अब इसमें क्या होता है, तो समस्या को हल करने वाली प्रक्रिया का ज्ञान प्रक्रमणशील ज्ञान कहलाता है। अब जो भी समस्याएं होती है उसका क्या करना है, अब हल करना, ये होता है प्रक्रमणशील ज्ञान। यानी कि पहले क्या हुआ, पहले संकल्पनात्मक में क्या हुआ, कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, समस्याओं को हल करोगे। क्लियर है? तो वो कहलाता है प्रक्रमणशील ज्ञान। अब पढ़ते हो, यानी कि सूत्र के ज्ञान के स्तर से इसका कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर है? क्या होता है, इसके सूत्र के ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए a माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। तो अब इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें डायरेक्ट प्रोसेस लगाओगे, यानी आप डायरेक्ट जो है इसका यूज़ करना शुरू कर दोगे। अब आप ये नहीं सोचोगे कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है। अब ये दिमाग जो है वो अब आप यहाँ नहीं लगाओगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, संकल्पनात्मक में आपका वो क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट आप प्रोसेस पे आ जाओगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला का यूज़ करना शुरू कर दोगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करोगे और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, गुण। प्रक्रमणशील समस्या हल करने के चरण। अब इसमें क्या होता है, आपके प्रक्रमणशील के क्या क्या गुण है, तो प्रक्रमणशील समस्या हल करने के चरण जो होते हैं स्टेप प्रदान करता है। यानी कि एक एक स्टेप, आप किसी भी चीज़ को अगर हल कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो उसका क्या होना चाहिए, उसका एक स्टेप होता है कि पहले आपको ये करना है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस लगाना है, उसके बाद आपको ये करना है। ये क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अतः प्रक्रमणशील ज्ञान द्वारा समस्या हल करना आसान हो जाता है। अब क्या होता है, जब आपको एक स्टेप पता चल जाता है कि पहले ये यूज़ करना है, पहले फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद उस तरह से सॉल्व करना है, तो आपका क्या हो जाता है, आपका कोई भी समस्या को, कोई भी मैथ्स के प्रॉब्लम को हल करना क्या होता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप उसे फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर दो और कोई भी क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करो। नेक्स्ट देखिए, प्रक्रमणशील ज्ञान द्वारा समस्या हल करके विषय आसान बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब तो इसमें आप तो फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हो, आपको ट्रिक का यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ को, मैथ्स के प्रॉब्लम को कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो इन सब चीज़ों का यूज़ जब किया जाता है तो क्या होता है, समस्या का हल जो करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व, वो बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, समस्या हल के चरणों को बार बार प्रयोग कर विद्यार्थी द्वारा सूत्र का अनुप्रयोग अभ्यास संभव हो जाता है। अब बार बार अगर आप मैथ्स के प्रॉब्लम को जितने बार आप उसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपका मैथ्स क्या होता है, उतना ही अच्छा होता है। कहा जाता है मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखता है। जितने ज़्यादा आप मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना ही क्या होगा, आपका जो अभ्यास संभव हो जाता है, उतना ही आपका मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, संकल्पनात्मक ज्ञान और प्रक्रमणशील ज्ञान में संबंध। अब इन दोनों में संबंध क्या है, तो संकल्पनात्मक ज्ञान तथा प्रक्रमणशील ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। क्या है, एक दूसरे के पूरक है, दोनों मिलकर संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। बिना संकल्पनात्मक के प्रक्रमणशील संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट जो है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे, आप उसे कैसे बनाओगे। तो क्या आ रही है, अभी जो आप लोग को प्रॉब्लम्स आ रही है मैथ्स में, वो क्यों आ रही है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप क्या कर रहे हो, आपको प्रोसेस में लगा दिया गया है, यानी कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आएगा तो आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। क्लियर है?
तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आप अच्छे से प्रोसेस भी उसे कर सकते हो। तो ये दोनों मिलकर संपूर्ण ज्ञान जो है मैथ्स के वो प्रदान करते हैं। दूसरा देखिए, विद्यार्थी का संकल्पनात्मक ज्ञान उसके सवाल हल करने के चरणों अथवा प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। क्या होता है, विद्यार्थी का जो संकल्पनात्मक ज्ञान होता है उसके सवाल हल करने के चरण जो होते हैं और प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। यानी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो क्या होगा, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। आपका प्रक्रिया जो होता है, प्रोसेस जो होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्या करोगे, उसे बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकोगे, प्रोसेस आपका बेहतर हो जाएगा। अर्थात संकल्पनात्मक ज्ञान द्वारा प्रक्रमणशील ज्ञान में सुधार होता है। यानी कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो प्रोसेस जो होता है, जो फॉर्मूला का यूज़ होता है, वो भी आप बेटर तरीके से करने लगोगे। नेक्स्ट देखिए, प्रक्रमणशील ज्ञान द्वारा विद्यार्थी समस्या हल करने का सही प्रक्रिया अपनाकर स्वयं संकल्पनात्मक ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। अब क्या होता है, प्रक्रमणशील ज्ञान यानी कि आप फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हो तो विद्यार्थी समस्या हल करने का सही प्रक्रिया अपनाकर स्वयं संकल्पनात्मक ज्ञान को विकसित करता है। अब यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व करते जा रहे हो, तो उसके द्वारा क्या होता है, उसे हल करते करते क्या होता है, आपका संकल्पनात्मक ज्ञान भी विकसित होता जाता है। यानी कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाता है। जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका क्या होगा, प्रोसेस बेहतर होगा, यानी प्रक्रमणशील ज्ञान बेहतर होगा। और जितना ही ज़्यादा आपका प्रक्रमणशील ज्ञान यानी कि आप प्रोसेस फॉर्मूला का यूज़ करके जितना बेटर तरीके से आप सॉल्व करते जाओगे, आपका कॉन्सेप्ट भी उतना ही क्लियर होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, संबंधित ज्ञान। अब इसमें क्या है, तो विद्यार्थी प्रत्यय को समझता है, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को समझता है, तो वो क्या होता है, वो संकल्पनात्मक ज्ञान होता है। समस्या हल करके उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करता है। अब समस्या जो है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हल करके और सूत्र के प्रयोग के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, तो वो प्रक्रमणशील ज्ञान कहलाता है। तथा दोनों पहलुओं को संबंधित करता है, दोनों पहलुओं को संबंधित कर ज्ञान को विकसित करना संबंधित ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब इन दोनों को क्या होता है, दोनों ज्ञान को संबंधित करके विकसित करना, यानी कि दोनों को, कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना और प्रोसेस फॉर्मूला का भी, सूत्रों का भी अच्छे तरीके से यूज करना, इन दोनों को मिला के क्या होता है, ये दोनों संबंधित ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व। अब गणित शिक्षण का क्या महत्व है प्रारंभिक स्तर पे, तो समस्या समाधान कर में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, उसे फॉर्मूला के द्वारा आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अन्वेषण का उपयोग यानी कि खोज के द्वारा, गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है, खोज के द्वारा, यानी जितने क्या करते हैं इसमें बच्चे, खोज द्वारा जो है वो गणित को बेहतर बनाते हैं। अनुमान लगाया जाता है। समुचित उपयोगिता, जितने भी इनकी उपयोगिता है, जिन जिन चीज़ का यूज़ हो रहा है वो सब चीज़ की उपयोगिता करना। प्रतिरूपों यानी पैटर्न्स का उपयोग करना, जो भी इसके पैटर्न्स है किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, एक एक पैटर्न्स होते हैं मैथ में, उस प्रकार से उसका उपयोग करना, वो शिक्षण के महत्व को अच्छा बनाता है। निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन, अच्छे तरीके से क्या करना, रिप्रेजेंटेशन करना। तर्क एवं प्रमाण, तर्क करना और साथ ही उसमें प्रमाण देना। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का महत्व। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का क्या महत्व है, तो विद्यार्थी जीवन उपयोगी कार्य कर सके, मतलब जो भी विद्यार्थी के जीवन में उपयोगी कार्य हो सकते हैं। अब तो मैथ्स जो है वो आपके डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, यानी आप मैथ्स के इतना नॉलेज रखो, क्योंकि आपके रेगुलर लाइफ, आप मार्केट जाते हो, लेन देन में, बैंकिंग सेक्टर में, हर चीज़ में आपको क्या करता है, मैथ का यूज़ होता ही है। तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी के जीवन उपयोगी कार्य में ये महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उसका बौद्धिक विकास होता है। अब क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करने के द्वारा क्या होता है, इसका बौद्धिक विकास होता है, यानी कि मेमोरी जो होता है, दिमाग बढ़ता है, लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है, अपना डिसीजन जो होता है वो सही तरीके से ले सकता है, भटकता नहीं है। विद्यार्थी के सामाजिक जीवन में जैसे व्यापार, बैंक, व्यवसाय आदि में गणित का प्रयोग कर सके। अब क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पे शिक्षण का क्या महत्व हो जाता है, गणित शिक्षण का, कि वो जो आप व्यापार में, यानी व्यापार जब कर रहे हैं, आप मार्केट भी जा रहे हो, तो आपको गणित आनी चाहिए। आपके बैंकिंग सेक्टर में, आपके व्यवसाय में, इन सभी चीज़ों में क्या हो जाता है, गणित का प्रयोग जो होता है बहुत ज़रूरी हो जाता है।
विद्यार्थी समग्र रूप से विषय का ज्ञान प्राप्त करे एवं वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करे। क्या हो, विद्यार्थी समग्र रूप से विषय का ज्ञान प्राप्त करे और वैज्ञानिक उपलब्धि भी उसे क्या हो, हासिल हो सके। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पेडागोजी के। देखिए पहले क्वेश्चन जो है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित है। अब जो दैनिक पाठ योजना है उसके निर्माण में क्या सम्मिलित है, यानी कि रेगुलर आपकी डेली लाइफ के लिए वो जरूरी है, तो क्या वो सम्मिलित है? विषय वस्तु का चयन। क्या आप विषय वस्तु का चयन करके आप अपने दैनिक जीवन के निर्माण में, योजना में इसे सम्मिलित कर सकते हैं? शिक्षण विधियों का निर्माण, शिक्षण के उद्देश्य का निर्माण या उपयुक्त सभी। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? विषय वस्तु का चयन, सही विषय वस्तु का चयन होना चाहिए। शिक्षण विधियों का निर्माण, आपकी जो भी शिक्षण की विधि है, जो जिस तरीके से आप उसका निर्माण कर रहे हो, जो पैटर्न का यूज कर रहे हो, वो जरूरी होता है। शिक्षण उद्देश्य का निर्माण, अब आप जो शिक्षण कर रहे हो उसके उद्देश्य तो होना चाहिए, कोई तो उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो आप शिक्षण कर पाते हो। तो उद्देश्य का निर्माण, तो ये सभी क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी का जरूरत है आपके दैनिक पाठ योजना के निर्माण में। इन सभी चीजों का क्या होना चाहिए? उपयोगी है, यानी कि उपयोग होना चाहिए। आपका विषय वस्तु सही चयन होना चाहिए, आपका विधि का निर्माण पैटर्न जो है वो सही होना चाहिए, उद्देश्य, आपका उद्देश्य होना चाहिए, उसका निर्माण किस कारण से आप कर रहे हो, क्या उससे आपको फायदा है, ये सब चीज तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। अब छोटी कक्षाओं में, यहाँ क्वेश्चन में देखिए छोटी कक्षाओं में लिखा है। अब छोटी कक्षाओं में आप गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किस तरीके से पढ़ाओगे? तो मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन या निगमन। तो सबसे पहले देखिए रटने का जहाँ आ जाए तो आपको कट कर देना है, क्योंकि रटना ये हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। हम लोग कभी भी रटने चीज पे फोकस नहीं करते हैं। क्या कहा जाता है, रटने चीज से तो दूर ही रहिए आप लोग। जब भी रटना अगर दिख जाए तो उसे पहले ही आप लोग क्रॉस कर दीजिए कि ये तो होने वाला नहीं है। अब आगमन तरीके, निगमन तरीके, तो चलो ये भी तो सही है, आगमन तरीके से, निगमन तरीके से, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? छोटी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में। और ये आगमन और निगमन तरीका जो है ये उच्च कक्षाओं के लिए सही है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए क्या सही है? तो मनोरंजन एवं खेल संबंधी, यानी मनोरंजन करके बच्चों को खेल के द्वारा क्या करें, आप सिखाओगे तो बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? अब इसमें से कौन से ऐसे चीज है जिसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है? लाभ हानि में हो रहा है गणित का, साइकिल चलाना, सब्जी खरीदना, उधार लेना। अब इसमें क्या है? उधार लेने में आपका गणित का यूज होता है, आपने मुझसे इतना लिया है, मुझे आपको इतना देना है, क्या हो रहा है? गणित का यूज हो रहा है। सब्जी खरीदने में, अब आप मार्केटिंग जा रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, पैसे का लेन देन कर रहे हो, इतने की सब्जी हुई है, आपको इतना रिटर्न करना है। लाभ हानि में, इसमें भी आपके क्या हो रहा है? गणित का उपयोग हो रहा है। लेकिन साइकिल चलाना, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका तो कोई गणित नहीं लग रहा है। अब आप साइकिल कैसे चला रहे हो? इसमें गणित तो यूज नहीं करोगे कि आपको इतना गणित, तो इसमें क्या है? ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, नहीं को तो देखते नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं, तो नहीं को थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिया गणित प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबोधिकता की अधिकता है? अब क्या है, प्रिया जो है वो क्या कर रही है? वो गणित जो प्रश्न कर रही है उसमें निपुण है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो अपने गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। उसमें किस प्रकार की बहुबोधिकता, अब किस तरह की उसमें बहुबोधिकता है, किस तरह से वो उसका उपयोग कर रही है? तो भाषायिक बुद्धि है? नहीं, भाषायिक बुद्धि रहेगा तो उसका भाषा डेवलप्ड होगा ना, उसके बोलने की स्किल्स जो है वो डेवलप्ड होगी। तार्किक बुद्धि है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है? नहीं। मनोगत्यात्मक बुद्धि है? नहीं। तार्किक बुद्धि है। अब मैथ्स में आपका क्या यूज होता है? तो तर्क यूज होता है। तो क्या होता है, प्रिया में किस चीज की बहुबुद्धिकता की अधिकता है? तो तार्किक बुद्धि की अधिकता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की नहीं। इसमें ये आपका गणित का नहीं है जो अंतर्वैयक्तिक, आप गणित में क्या करते हो, आप तर्क लगाते हो। क्लियर है? तो तार्किक बुद्धि की उसमें
अधिकता है, यानी कि दिमाग का यूज़ कर रही है। नेक्स्ट देखिए, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। अब गणित शिक्षा का जो मुख्य ध्येय है वो क्या है, तो ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। अब गणित का यहाँ पे आपका मुख्य ध्येय पूछा है, यानी कि बेसिक चीज जो सबसे नीचे है, जहाँ से आपका स्टार्टिंग होता है। जब मुख्य पूछ दिया है तो स्टार्टिंग से ही तो आप शुरू करोगे ना, आप डायरेक्ट तो ज्यामिति प्रमेय और उनके प्रमाणों में तो नहीं पहुंच जाओगे। आपका जो मुख्य उद्देश्य होगा क्या होगा, वो सबसे नीचे जहाँ से आप डेवलप हो रहे हो, जहाँ पे आपका बेसिक चीज जो है वो जरूरी होता है। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। अब क्या कर रहे हो आप, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करोगे। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। अब जो जो उपयोगी क्षमता है उसे विकसित करोगे। बच्चों की गणित प्रतिभाओं का विकास करना। तो क्या होगा आपका, बच्चों में आप क्या करोगे, मुख्य ध्येय क्या हो जाएगा, बच्चों में गणित प्रतिभा जो है उसको आप लोग विकसित करोगे, यानी उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे। आप उसे समझाओगे, उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ क्या समझ नहीं आ रहा है, उन सभी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, उसे आप क्या करोगे, विकास करोगे उसके। तो बच्चों में गणित प्रतिभाओं का विकास करना। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।